हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों फिजिक्स का टेंशन जो है आप लोगों का खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं टोटल 5 सेट लेके आया हूं। अगर आप ये पांचों सेट को कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं सभी प्रश्न आपका यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये 5 सेट में मैं जितना भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है और चुनिंदा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो कि आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं। आप एक बार कम से कम वीडियो को देखिए। आज ये सेट 1 है, यानी कि पहला वीडियो, इसी तरीके से और 4 वीडियो आएगा और सभी वीडियो को आप देखते हैं तो चाहे आपका सेंटर एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, सभी का दोस्तों टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स क्लास 12 का यह पहला वीडियो, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या फिर दोनों। तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन नहीं बने प्लीज आप उसको नोट करके अच्छे से रिवीजन करेंगे। पढ़ सबको लेता है लेकिन रिवीजन सबसे नहीं हो पाता है। बिल्कुल फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ। जी हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ जो होती है। क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लगाना, ये नहीं कि डायरेक्ट सी लगा दी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्क्रीन पर। प्रकाश का वेग महत्तम होता है हवा में, शीशा में, पानी में, निर्वात में। तो दोस्तों प्रकाश यानी कि लाइट का जो महत्तम वेग है, वेलोसिटी है, वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वैक्यूम में यानी कि निर्वात में। तो प्रकाश का जो वेग है, वेलोसिटी, स्पीड है, वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है दोस्तों? निर्वात में होता है। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 3 आपके स्क्रीन पर। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, यानी कि विद्युत परिपथ का किसी बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर सभी धाराओं का, जितने भी धारा, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो क्या होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है। तो थर्ड का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी बिंदु पर आप कोई भी पॉइंट को लेंगे तो इधर से आएगा, इधर से आएगा। मान लेते हैं इधर से माइनस आएगा तो इधर से प्लस आएगा, ये माइनस और प्लस जाके 0 हो जाएगा। तो किसी एक बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो हमेशा शून्य होता है। कहां पर? विद्युत परिपथ पर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। टोटल 5 सेट करवाऊंगा दोस्तों। अगर आप ये 5 सेट को कर लेते तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले सेंटर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, यहीं से लड़ने वाला है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग है वो होता है क्या मापने में? सिर्फ उच्च प्रतिरोध को मापने में, अल्प प्रतिरोध को मापने में, या फिर उच्च और अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने में, या फिर विभवांतरों के मापन में? ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका उपयोग कहां पर होता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा आपका उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग है वो दोनों तरह के प्रतिरोध को मापने के लिए होता है, उच्च और अल्प। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में या फिर वाट में। तो एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को जो मापा जाता है किस में मापा जाता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट में। जी हाँ, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। किरचॉफ का बिंदु का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट रूल, ये पालन करता है, यानी कि ये कौन से सिद्धांत पर चलता है? ऊर्जा की संरक्षा का सिद्धांत पर, संरक्षणता का सिद्धांत पर, या फिर आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत पर, या फिर संवेग का संरक्षकता, ठीक है, का सिद्धांत पर, या फिर द्रव्यमान की संरक्षकता का सिद्धांत पर? तो दोस्तों किरचॉफ का जो बिंदु नियम है यानी कि पॉइंट रूल है वो क्या पालन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवेश की संरक्षकता का सिद्धांत। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि L प्रेरकत्व है, R प्रतिरोध है और C संधारित्र है। हम लोग जानते हैं भाई L प्रेरकत्व होता है, R जो है वो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, C जो है वो संधारित्र की धारिता होता है। तो L/R एवं RC का जो विभिन्न सूत्र है वो क्या होगा? यानी कि दोनों का आपको विमा पूछ रहा है, यानी कि डायमेंशन पूछ रहा है। सूत्र मतलब यहाँ पर डायमेंशन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, M0L0T1, M0L0T1, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। L/R और RC का जो विमा होता है वो M0L0T1 होता है, M0L0T1। 1 जो है कभी लिखा जाता है, कभी कभी कोई लिखता है, कभी लिखा है, मतलब कि आपका मन लिखे या नहीं लिखे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है 1 लिखा 1 है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है वो उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 8 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। तो समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। अब अगर आप 9 क्वेश्चन को देखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेंज का जो नियम है दोस्तों वो क्या पालन करता है?
वायु सावर्त नियम का सिद्धांत, संवेग समष्टिता का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या फिर आवेश संरक्षणता का सिद्धांत। तो लेंज का जो नियम है वो कौन से सिद्धांत पर चलता है, कौन सा नियम पालन करता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी कि ऑप्शन सी। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पालन करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रेरकत्व जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, प्रेरकत्व एल में बहने वाली जो धारा है आई, इसके कारण गतिज ऊर्जा होगी। तो प्रेरकत्व का सिंपली आपको गतिज ऊर्जा यानी कि डिफरेंट ये फॉर्मूला पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका हाफ LI स्क्वायर यानी कि 1/2 LI स्क्वायर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तेजी से चलने वाले बीटा किरणें हैं, फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो तेजी से चलने वाली जो बीटा किरणें हैं वो क्या है? बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, तेजी से चलने वाले बीटा किरणें हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है, त्वरित या फिर अवमंदित या फिर एक समान, इनमें से कोई नहीं। तो धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में जब हम लोग दोलन कराएंगे तो उसकी जो दोलनी गति है वो क्या होगी? त्वरित यानी कि एक्सेलरेट होगी या फिर अवमंदित होगी या फिर एक समान होगी। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा आपका अवमंदित यानी कि ऑप्शन बी। तो धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर इसका जो दोलनी गति होगी वो होगी दोस्तों अवमंदित। ठीक है, अवमंदित। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का जो आविष्कारक था, इन्वेंटर था, वो कौन था? लेंस था, फैराडे था, रूमकार्क था या फिर फ्लेमिंग था? किसने हम लोगों को बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फैराडे यानी कि ऑप्शन बी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे फैराडे। अब अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्वप्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, सेंट्रल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। स्वप्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हेनरी यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो स्वप्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक है वो होता है हेनरी। अब अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है यानी कि सबसे कम होती है? अवरक्त किरणें या फिर पराबैंगनी किरणें या फिर गामा किरणें, एक्स किरणें? कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। सबसे कम जो वेवलेंथ होता है दोस्तों वो होता है आपका गामा किरणें है, क्या यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो गामा किरणें का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, क्रांतिक कोण, जी हाँ, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन बिंदु कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। मतलब क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है यानी कि आने वाला कोण आपतन कोण। आपतन कोण किसको बोलते हैं? जैसे कि ये हो गया तो ये हो गया आपका आपतन कोण। तो आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है, तो जो विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होता है वो कितना डिग्री का होगा? जी हाँ, सेशन का जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से आप लोग देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ, मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं। देखिए, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है? वस्तु से बड़ा यानी कि जो वस्तु है उससे बड़ा आभासी प्रतिबिंब। यहां पर ध्यान दे दिए, सिर्फ ये नहीं बोला कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, यहां पर बोला है वस्तु से बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। कौन से दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों हम लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन बी। जी हाँ, क्योंकि ऑप्शन बी, अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से, हमेशा नहीं मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में दोस्तों आपका एक ही प्रकार का बनता है। अब अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक एएमयू बराबर होता है। एक एएमयू बराबर क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻27 kg। 1.6 × 10⁻⁻27 kg। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक एएमयू बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब सही आ रही है कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वीडियो क्वालिटी बिल्कुल सही है। चलिए, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होगी? यानी कि कोई उत्तल लेंस है, उसमें एक वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब, उन दोनों के बीच की जो न्यूनतम यानी कि सबसे कम दूरी हो सकती है वो कितनी हो सकती है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4f के बराबर यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ, 4f के बराबर। तो एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की जो सबसे कम दूरी होगी वो 4f के बराबर होगी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता होगी, यानी कि एक 20 सेंटीमीटर और एक -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला दो लेंस है। अब दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो समतुल्य कर देंगे तो उसकी जो क्षमता होगी, समतुल्य लेंस की जो क्षमता होगी, कितने डायोप्टर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा आपका +2.5 डायोप्टर, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी वो कितनी होगी दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम, सेंटअप एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1 + d/f। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक चीज को, 21 का यहाँ पर 1 + कैपिटल D जो है ऊपर है, ठीक है, कैपिटल D ऊपर है, 1 बाहर में d/f, कैपिटल D ऊपर है, नीचे में स्मॉल f है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो 1 + d/f होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मैं आपको बता रहा हूं फिर से, अगर आप ये टोटल 10 सेट को कर लेते हैं दोस्तों तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 5 सेट को कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि सभी प्रश्न आपको यहीं से पूछने वाला, चाहे सेंटअप एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। ये आज पहला सेट है, इस चीज को ध्यान रखेंगे फिजिक्स का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का -2.5D क्षमता का चश्मा पहनता है। एक व्यक्ति जो है वो कितने डायोप्टर का क्षमता पहनता है, -2.5D। अब नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूरबिंदु है, यानी कि जो नेत्र दोष है, एक नेत्र दोष मतलब जिसको नेत्र का बीमारी है, आंख का बीमारी है, और बिना चश्मे के जो व्यक्ति का दूरबिंदु है वो कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आ जाएगा आपका निकट दृष्टि। नेत्र दोष कौन सा होगा, निकट दृष्टि होगा। और 40 सेंटीमीटर बिना चश्मे के व्यक्ति का दूरबिंदु जो है वो कितने, बिना चश्मे का कितने मीटर है दोस्तों, दूरबिंदु 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है व्यक्तिकरण को, परावर्तन को, ध्रुवन को या फिर वर्ण विक्षेपण को। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है, बिल्कुल 23 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवन को, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति जो पुष्टि करता है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुवन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा, यानी कि निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में जो 6000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है, एक वर्षीय प्रकाश में 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में जो इसका तरंगदैर्घ्य होगा वो कितना होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन भी 4500 एंगस्ट्रॉम। जी हाँ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो प्लीज आप उसको ये मतलब कि एक प्रकार का समझ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रल एग्जाम में वो इसी पैटर्न पे रहता है, यानी कि ऑप्शन बी में है तो ये बी में ही रहेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जेड परमाणु क्रमांक वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा आपका Z⁻²। क्या हो जाएगा, Z⁻²। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती हो, ना कि समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है, तो यहाँ पर Z⁻² हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाभिक की त्रिज्या कोटि, नाभिक की त्रिज्या की कोटि है 10⁻14 मीटर, 10⁻15 मीटर, 10⁻16 मीटर, 10⁻18 मीटर। तो नाभिक की जो त्रिज्या की कोटि है वो कितना है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 10⁻14 मीटर। तो नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻14 मीटर होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है गुरुत्वीय बल, कूलम बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है 27 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कूलम बल। क्या हो जाएगा, कूलम बल। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से, यानी कि ऊंचे से जब दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है, कौन सी श्रेणी में आता है वो, लाइमन श्रेणी, बार्मर श्रेणी, या फिर पास्चर श्रेणी, या फिर फुंड श्रेणी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 का जो राइट आंसर हो दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बार्मर श्रेणी। जी हाँ, जब भी किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होगा, उच्च कक्षा यानी कि हाई कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा, तो दूसरी कक्षा में आने का मतलब है इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्मर श्रेणी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है, यानी कि कौन से श्रेणी में पराबैंगनी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल बहुत ही इजी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइमन श्रेणी, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ, तो लाइमन श्रेणी में जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की पराबैंगनी भाग में पाई जाती है, लाइमन श्रेणी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आज आपको डाउट क्लियर कर देना। देखिए, और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है गुना। गुना का मतलब क्या हो गया, डॉट समझ लीजिए, और का मतलब समझ लीजिए आप प्लस, ठीक है।
और का मतलब क्या होता है प्लस, इस चीज को आपको ध्यान रखेंगे। और का मतलब होता है प्लस, और यहाँ पर एंड का जो मतलब होता है वो होता है गुना। गुना को हम लोग किसी एक डॉट से भी कभी कभी डिनोट करते हैं, आप लोग को मालूम है। जैसे हम लोग लिखते हैं ए बी, तो ये क्या एक प्रकार का गुना ही हुआ। तो और गेट का जो बुलिय व्यंजक होता है वो a प्लस बी बराबर वाई होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 30 का। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्लस बी बराबर वाई। ये होता है और गेट का बुलिय व्यंजक, या फिर y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी दे दे, या फिर a प्लस बी बराबर y दे दे, ये हो गया और गेट। अब एंड गेट का जो बुलिय व्यंजक होता है मैंने आपको अभी कहा a डॉट बी इज इक्वल टू वाई। a डॉट बी, कोई ऊपर में बार वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ भी कोई बार नहीं है। यहाँ पर तो और गेट और एंड गेट पे आप लोग ध्यान रखिए कोई बार नहीं होता है, एंड में डॉट होता है। तो a डॉट बी बराबर वाई, या फिर y बराबर a डॉट बी, और यहाँ पर a प्लस बी बराबर वाई, या फिर ये y बराबर a प्लस बी, इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर नॉर गेट है, तो नॉर गेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर और एंड, सॉरी यहाँ पर नॉर गेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नॉर गेट का एक ओ आर मिला हुआ है यहाँ पर, और एक एन है। अब इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे कितना नंबर था 32, हाँ बिल्कुल 32 का अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर सबसे पहले बात की गई दोस्तों एन, और उसके बाद ओ आर मतलब प्लस वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग प्लस को ढूंढेंगे। प्लस भाई यहाँ पर दो जगह है, 32 में अगर आप देखेंगे प्लस यहाँ पर थोड़ा टाइम लेंगे, बस देखिए यहाँ पर एन ओ आर है, तो ओ आर है, ओ आर मतलब क्या होता है प्लस, यानी कि a प्लस बी बराबर वाई। तो सबसे पहले प्लस वाला ढूंढेंगे, तो एक प्लस यहाँ पर है, एक प्लस यहाँ पर है। अब क्या होता है, ये जो होता है ये हमेशा सिंपल है, यहाँ पर कोई बार नहीं है, तो बार नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया और गेट। अगर ऊपर में अगर बार है तो दोस्तों वो हो गया नॉर गेट, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा नंद गेट आ जाए, एन ए एन डी नंद, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ ए एन डी, जैसे कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे एन ए एन डी नंद है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या ए एन डी है, ए एन डी का मतलब क्या हो गया डॉट। तो आपको सबसे पहले ढूंढना डॉट, जी हाँ डॉट यहाँ पर है। अब यहाँ पर ऊपर में अगर बार लगा हुआ रहेगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता, ठीक है। तो नॉर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 32 का डी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जर्मेनियम और सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 0.7 1.1। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है, यानी कि टीवी प्रसारण के लिए कितने आवृत्ति परास का उपयोग होता है। 34 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका 30 MHz से लेकर के 300 MHz, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने हर्ट्ज का जो है आपका आवृत्ति परास का उपयोग होता है टीवी प्रसारण के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाशीय तंतु है संप्रेषण लाइमन, या फिर तरंग निर्देशक, या फिर संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 35 का जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा आपका संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो प्रकाशीय तंतु जो है वो संप्रेषक लाइमन और तरंग निर्देशक, यानी संप्रेषण और तरंग निर्देशक दोनों है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अब देखिए कुछ ही क्वेश्चन आपका रह गया, मात्र 42 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। देखिए निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन, फोटोन। तो बताइए कौन आवेश रहित कण है। जी हाँ 36 का जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फोटोन। फोटोन जो है वो आवेश रहित कण है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, आवेश रहित कण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्स पर मीटर। क्या हो जाएगा, फोर्स पर मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स पर मीटर। जी हाँ एप्सिलॉन नॉट का मान जो है फोर्स पर मीटर, यानी कि बल पर मीटर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अंतरिक्ष संचार में होता है परावर्तन, अपवर्तन, या फिर विवर्तन तथा व्यक्तिकरण, या फिर सभी। जी हाँ 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी, परावर्तन भी, अपवर्तन भी, विवर्तन भी और व्यक्तिकरण भी। तो अंतरिक्ष संचार में होता है ये चारों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत तीव्रता की विमा है, यानी कि डायमेंशन है। विद्युत तीव्रता की डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा आपका M1 L1 T-3 I-1। मैंने आपको निकालने का सिंपली तरीका बताया था। विद्युत तीव्रता की जो विमा है वो क्या होता है, F/m, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F/q। ये नीचे में चार्ज होता है, ऊपर में फोर्स होता है, ये रियल में इसका फॉर्मूला होता है। अब हमने आपको कहा था कि भाई फोर्स का जो डायमेंशन है वो हमेशा आपको याद रखना है ML/T-2। क्या होता है, ML/T-2। ये किसका होता है, ये फोर्स का होता है। अब नीचे में क्या है, Q मतलब क्या है, I और T। Q का क्या होता है, IT। अब क्योंकि फोर्स का हम लोग को हमेशा पता रहता है तो ऊपर में दे देंगे ML/T-2 और नीचे में है IT। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब I जब ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ML/T-2 I क्या जाएगा, ऊपर में जाएगा, माइनस में जाएगा तो I-1 हो जाएगा, और T भी -1 में हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ऊपर जाएगा। जब ऊपर में जाएगा तो यहाँ पर M में कोई नहीं तो M हो जाएगा M1, L में कोई नहीं है तो L भी हो जाएगा L1, और T-2 और एक ऊपर पे और एक T-1 है क्योंकि ये T-1 जो ऊपर में -1 हुआ था तो ये हो जाएगा T-3, और ये I-1 है, ML/T-2 तो I-1 है, तो I-1 ऊपर में नहीं तो यहाँ पर सिर्फ I-1 हो जाएगा। अब अगर आप देखिए तो ML/T-3 I-1
ML T-3 डायमेंशन, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। तो इसी तरीके से आपको डायमेंशन निकालना मैंने आपको अच्छे से बताया। अगर आप लोग चाहते हैं डेडिकेटेड वीडियो तो मैं बना दूंगा। अब गॉस के नियम अनुसार सिंपल से आपको गॉस का भाई फॉर्मूला पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर को कमेंट करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, 40 नंबर क्वेश्चन जो है कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 का राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा 5 = QY एप्सिलॉन नॉट, 5 = QY एप्सिलॉन नॉट। QY एप्सिलॉन नॉट ये गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है। कोई भी गोले में जो चार्ज होता है वो कितना होता है, Q 1/ε0 गुना Q। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/ε0 गुना Q का मतलब Q/ε0। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा गॉस के नियम अनुसार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश यानी कि चार्ज का जो है घनत्व का मात्रक क्या होगा, 41 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। अब अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 हो जाएगा 42, 5 ओम प्रतिरोध की एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट की धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 2800 कैलोरी, ऑप्शन डी। तो 5 ओम प्रतिरोध की एक तार से जिसका विभवांतर 60 वोल्ट है 20 मिनट की धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा है 2800 कैलोरी। तो दोस्तों आज हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन किए, टोटल 42 क्वेश्चन किए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप सभी सेट को, ये सेट 1 था, जी हाँ ध्यान रखेंगे ये कितना था, सेट 1। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो सेट 2 का वीडियो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सेट 1 है, इसी तरीके से आप सेट 2, सेट 3, सेट 5 तक कवर करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं सेंटर एग्जाम हो, आपका बोर्ड एग्जाम हो, सभी में आपका यही से प्रश्न लड़ने वाला है। और एक बात दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं की प्लीज लाइक करेंगे, कंजूसी आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों को, क्योंकि आपके दोस्त बहुत ज्यादा परेशान है। और दोस्तों आप लोग कंजूसी बिल्कुल ना करें, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।